बिहार की सारण लोकसभा सीट, ये सीट काफी चर्चा में है। चर्चा में इसलिए क्योंकि लालू यादव ने यहां से चुनाव लड़ने के लिए अपनी लाडली को चुना है। जी हां, रोहिणी आचार्य। इससे पहले जो यहां के वर्तमान सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने रोहिणी की मां राबड़ी देवी को चुनाव हरा चुके हैं। तो सवाल यह है कि क्या रोहिणी अपनी मां का बदला लेंगी? क्या अपने पिता की पहली और सबसे पुरानी सीट क्या फिर से वापस अपने पास लेकर आएंगी? क्या कब्जा पाएंगी? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ आज एक्सपर्ट हैं मनोज मुकुल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर, पहला सवाल तो हम सीधे डायरेक्ट यही पूछते हैं कि रोहिणी आचार्य चूँकि उस सीट से चुनाव लड़ रही हैं और चर्चा भी उन्हीं की है, अगर कोई पत्रकार कवर करने जाएगा तो वो रोहिणी आचार्य के एंगल से जो है वहाँ से खबरें तलाशेगा, क्योंकि ये बड़ा नाम है वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम मतदान की बात करें, कार्यकर्ताओं के अंदर, वहाँ की जनता के अंदर जो है किस नेता का ज़्यादा के प्रति ज़्यादा क्रेज है, उसकी अगर बात करें तो इन सबको लेकर जो है क्या आपको लगता है कि रोहिणी आचार्य जो है इस बार राजीव प्रताप रूडी को चुनाव हरा कर अपनी माँ का बदला ले पाएंगी? क्या अपने पिता की पुरानी सीट वो वापस हथिया पाएंगी? देखिए, लालू यादव ने रोहिणी आचार्य मतलब अपनी दूसरी बेटी को पहली बार लॉन्च किया है। मतलब रोहिणी आचार्य डेब्यू करने जा रही है अभी फैमिली में। और वही सीट है जहां से लालू यादव ने भी डेब्यू किया था। लालू यादव अब जब लालू यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे थे बिहार के 90 में, उससे पहले भी वो यहीं से सांसद थे। छपरा सीट। छपरा सीट। अभी सारण सीट 2009 के लोकसभा चुनाव में सारण नाम हो गया, 8 बजे पड़सी मन हुआ, तो उससे पहले छपरा सीट का नाम है ना। और आप दर्शकों के लिए बता दें कि सारण तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है ना, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर छपरा है। तो छपरा के नाम से लोग जानते हैं, भोजपुरी बोली जाती है और अच्छी खासी जो है भोजपुरी है वहाँ की। तो सारण सीट जो है अपने आप में बहुत ही हॉट सीट हो गई है इस चुनाव में। भाई पहले भी हॉट सीट हुआ करती थी, लेकिन इस चुनाव में चूंकि रोहिणी को लालू यादव ने उतारा है और रोहिणी लालू यादव की बेटी है, दूसरी बेटी है, तो जो यहाँ का जो सियासी समीकरण है उसको समझिए। सियासी समीकरण क्या है यहाँ का? यहाँ राजपूत और यादव अच्छी खासी संख्या में है, इसलिए राजपूत और यादव वोटरों की संख्या यहाँ अच्छी खासी संख्या है। इसीलिए आप पुराना जो ट्रेंड देखेंगे तो उसमें या तो यादव सांसद जी बने हैं या फिर राजपूत जाति के सांसद बने हैं। ठीक है, हाँ। तो अभी लगातार राजीव प्रताप रूडी बीजेपी से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, जो कि राजपूत समाज जो राजपूत जाति से है ना। तो अब हराया किसको उन्होंने? हराया पिछली बार चंद्रिका राय को हराया, जो लालू यादव के समधी। हाँ, उससे पहले फिर राबड़ी देवी को हराया। तो यादव और राजपूत सारण में लड़ाई, मतलब बेसिकली चुनावी लड़ाई जो है ना इन्हीं दोनों जातियों के बीच होती रही है ना। अब लालू यादव ने अपनी बेटी को जब उतारा है चुनाव में, तो एक तरीके से समझिए कि पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट पर, इस सीट को पाने के लिए। अब 2014 में जब लालू यादव जेल चले गए थे, 2012 के उसमें जब चारा घोटाले में सजा हो गई थी, तो चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं थे, तब उन्होंने राबड़ी देवी को चुनाव लड़ाया था। उस चुनाव में हार गई वो, राजीव प्रताप रूडी जीत गए, क्योंकि उस समय मोदी की आंधी थी और पूरा तूफान चल रहा था उस वक्त। तो उस वक्त तो उस वक्त तो नहीं हो पाया। लेकिन इस वक्त रोहिणी के जरिए, अच्छा रोहिणी के साथ कई प्लस पॉइंट है, उस पर चर्चा आगे करेंगे, आप जब सवाल पूछेंगे तो मैं बताऊंगा उस बारे में। तो रोहिणी के जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है यादवों में, यादव वोटरों में, खासकर छपरा और उधर के जो उस बेल्ट के गंगा उस पार के जो यादव वोटर है उनको संदेश देने की कोशिश है, और इसका बेनिफिट जो है ना आसपास की सीटों पर भी लेने की कोशिश है। तो रोहिणी एक मजबूत प्लेयर है और रोहिणी के जरिए जो है ना बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश लालू यादव ने की है वहां पर। देखिए, लालू यादव राजनीति में है, उनकी पत्नी राजनीति में है, दोनों बेटे राजनीति में है, मीसा भारती राजनीति में है। तो राजनीति में कुछ भी होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ मकसद होता है। तो जब परिवार के इतने सदस्य आपके राजनीति में हो, आपको अलग से रोहिणी आचार्य को राजनीति में लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप चाहते तेज प्रताप को देते, तेजस्वी को देते, या फिर मीसा भारती को देते, हाँ चलो यहाँ से भी तुम चुनाव लड़ जाओ, तो रोहिणी आचार्य को ही लॉन्च करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है, और रोहिणी आचार्य पहली बार चुनाव भले लड़ने जा रही है लेकिन चर्चा में पहली बार नहीं आई है। किस लिए? रोहिणी आचार्य को लेकर चर्चा जो है ना महीनों से और समझिए कई सालों से होती रही है बिहार के पॉलिटिकल कॉरिडोर में। अब सुशील मोदी से पंगा लेना हो, अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार से पंगा लेना हो सोशल मीडिया पर, तो रोहिणी चर्चा में बनी रही है। रोहिणी जो है चर्चा में पहले से पॉलिटिकल कॉरिडोर में, पटना से लेकर दिल्ली के पावर पॉलिटिकल कॉरिडोर में रोहिणी की बात होती रही है, और रोहिणी जो है समय समय पर जो है ना विरोधियों पर वार करती रही है। हाँ, चुनावी राजनीति में पहली बार आ रही है
और इसके कारण भी है क्योंकि लालू परिवार में राबड़ी देवी को, तेजस्वी को, तेज प्रताप को, मीसा भारती को, इन सब फेस को जो है, इन सब चेहरों को बिहार की जनता ने देख लिया है ना। और चूंकि रोहिणी के साथ लालू परिवार का, खासकर लालू प्रसाद यादव का बहुत जुड़ाव है। हाँ, बहुत जुड़ाव है, इमोशनल जुड़ाव है। तो उस जुड़ाव का पॉलिटिकल बेनिफिट कैसे लिया जाए और उसका पॉलिटिकल बेनिफिट कहां तक लिया जा सकता है, इसके लिए रोहिणी को मैदान में उतारने की तैयारी है और उतार दिया गया है। अभी भले औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन एक तरीके से रोहिणी ने आज कैंपेन शुरू कर दिया। कल पूरे परिवार के लोग गए थे हरिहरनाथ मंदिर में, पूजा करके आए, तो कैंपेनिंग शुरू हो गई है। तो रोहिणी के जरिए एक पॉलिटिकल माइलेज और खासकर जो है पूरा अपना जो दायरा है उसको और बढ़ाने की कोशिश है लालू परिवार की तरफ से। अच्छा, नरेंद्र मोदी के अगर आप भाषण सुने तो इस समय परिवारवाद पर खूब हमला बोलते हैं वो, तो क्या ये भाजपा को एक और मौका नहीं मिल गया? चूंकि लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा और अब फिर से रोहिणी भी आ गई, तो आप केवल परिवार के लोगों को भाई राजनीति में ला रहे हैं, तो क्या एक कह नहीं सकते कि भाजपा को मौका मिल गया परिवारवाद पर? देखिए, किस जो परिवारवाद की परिभाषा है ना, वो हर दलों के लिए अलग अलग तरीके से डिफाइन की गई है। अब एक दूसरे पर हमला करने के लिए हर पार्टियां जो है परिवारवाद का सहारा तो लेती है, परिवारवाद का नाम तो लेती है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है ना इससे अछूती नहीं है। मतलब हर पार्टी में हर तरह का परिवारवाद है। अब ऐसे कह देंगे कि बिहार की राजनीति में एनडीए में कोई परिवारवाद नहीं है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। एनडीए में भी परिवारवाद है, ठीक है। तो लेकिन आप ये बात सही बोल रहे हैं कि भाई लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप सबसे अधिक लगते रहे। पत्नी को सीएम बनाना हो, बेटे को डिप्टी सीएम बनाना हो, बेटे को मंत्री बनाना हो, बेटी को लोकसभा चुनाव लड़वाना हो, राज्यसभा भेजना हो, तो लालू परिवार पर आरोप लगते रहे हैं। जब पूरे पावर में थे उस समय, तो साले साधु यादव हो, सुभाष यादव हो, इनको राज्यसभा भेजना हो, तो लालू यादव पर परिवारवाद के आरोप पहले से लगते रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को सही कहा आपने कि एक नया मुद्दा दे दिया है, लेकिन बिहार की राजनीति में बहुत ज्यादा ये मुद्दा प्रभावी हो पाएगा ये कह पाना बड़ा, मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति के लिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। क्योंकि उसे देखेंगे तो भाई चिराग पासवान भी आए, एनडीए के फोल्ड में है अभी वो, ठीक है। तो चिराग पासवान भी परिवारवाद की राजनीति की उपज है। जीजा को चुनाव लड़वा दिया, अपने परिवार को चुनाव लड़ाया, है ना। पशुपति पारस चाहे प्रिंस हो, तो एलजेपी में भी जो है, जो एनडीए का फोल्ड है, उसमें भी परिवारवाद है। अब बात करेंगे बीजेपी में भी, तो सीपी ठाकुर के बेटे विवेक ठाकुर को नवादा से लोकसभा का टिकट मिला है, ठीक है। जेडीयू में भी देखेंगे तो कई नेता ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे हैं, कई नेता जो है ना अपने बेटे को चुनाव लड़ा रहे हैं। तो परिवारवाद हर तरफ है बिहार की राजनीति और परिवारवाद आप समझिए एक दूसरे के पूरक है। इसको आप इस तरीके से मान के चलिए। तो बिहार की राजनीति में परिवारवाद बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। सारण सीट के अगर समीकरण की बात करें तो वहां पे आपने कहा कि राजपूत वोटर्स हैं और यादव वोटर्स हैं, ये दो निर्णायक वोटर्स हैं जो कि निर्णायक भूमिका में होते हैं। राजपूत वोट जो एक तरफा रूढ़ी को जाता है तो चुनाव वो जीत जाते हैं। इस बार जो रोहिणी आचार्य को चुनाव जीतने के लिए क्या करना होगा? क्या राजपूत वोट में सेंध लगाना होगा, या फिर यादव वोट को अगर एक मुश्त उनके पाले में गिर जाए तो चुनाव जीत जाएंगे? करना क्या होगा जो 2 बार के पिछले चुनाव में नहीं हो पाया, 14 में और 19 में? 24 में ऐसा क्या खास करिश्मा करना होगा? अब लालू यादव की सोच क्या है, लालू यादव की रणनीति क्या है? लालू यादव की रणनीति सारण में ये है कि हम एक नए फेस को लेके आ रहे हैं, है ना। अब नए फेस को लाने की वजह क्या है? तो लालू से पॉलिटिकल, आप वहां सारण में 6 विधानसभा की सीटें हैं, ठीक है, 4 पे आरजेडी, 2 पे भाजपा, वो है। तो लेकिन वहां जो राजनीति है, जो लोकल पॉलिटिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स उसको समझिए। छपरा है, सिवान है, महाराजगंज है, ये 3 लोकसभा सीटें आसपास की, 3 लोकसभा सीटें आसपास की, है ना। तो इन तीनों का जो जातीय समीकरण है ना, एक दूसरे लोकसभा क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इस तरफ आएंगे तो बगल में हाजीपुर की सीट है, हाजीपुर लोकसभा सीट, तो एकदम सारण से सटा हुआ इलाका है ना। तो ये जो सीटें, इधर वैशाली लोकसभा सीट है, तो एक तरीके से देखेंगे तो सारण का जो पॉलिटिकल जो कंपोजिशन है आसपास का, तो पूरा बताता है कि देखिए वहां सिर्फ भले राजपूत और यादव डोमिनेंट कास्ट हैं, लेकिन जो बाकी जो छोटी छोटी जातियां हैं, जो बाकी ईबीसी हो गई, बाकी ओबीसी जातियां हो गई, और बाकी जो फॉरवर्ड क्लास की जातियां हो गई, तो उसमें भी विभाजन होगा। और विभाजन कैसे होगा? तो विभाजन होगा कि उस इलाके में देखिए, सारण में बीजेपी ने राजपूत कैंडिडेट दिया, बगल में महाराजगंज सीट है, वहां बीजेपी ने राजपूत कैंडिडेट दिया। तो बीजेपी ने दोनों सीटों पर राजपूत कैंडिडेट दिया है। आप देखिए, बगल में सिवान सीट है, वहां से पिछली बार 2019 में राजपूत समाज की कविता सिंह जेडीयू से जीती थी। इस बार उनको हटा के वहां से रमेश कुशवाहा जाति के नेता हैं, उनकी पत्नी को वहां से लड़ाया गया है।
एनडीए की तरफ से। तो एनडीए फोल्ड में 2 सीटें जो अगल बगल की है वो सिर्फ राजपूत। तो ये जब चुनाव में जाएंगे, जब प्रचार करने लालू यादव तेजस्वी यादव जाएंगे, तो जो ग्राउंड लेवल पे जो बात होती है, जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर जो बातें फैलाते हैं, उसमें बात होगी कि भाई आपका प्रतिनिधित्व कहाँ है। बाकी ओबीसी जातियां जो होंगी, बाकी जो ईबीसी जातियां होंगी, उनसे बात होगी, वो बताएंगे कि भाई आपका प्रतिनिधित्व कहाँ है। ठीक है, तो उनको यूनाइट करके लालू यादव चाहते हैं कि नया फेस, नया चेहरा, लालू का नाम हो, और फिर जो है उससे जो है ना यादव वोट बैंक को और डोमिनेट किया जाए अपने प्रति। ठीक है भाई, जो झुकाव यादवों का थोड़ा बहुत लालू के प्रति, राबड़ी के प्रति, चंद्रिका राय के प्रति कम हो गया होगा, उस झुकाव को रोहिणी के जरिए और आगे बढ़ाया जाए, उभारा जाए, ताकि यादव वोट बैंक को मजबूत किया जाए, है ना। तो यादव जब एग्रेसिव होगा रोहिणी के प्रति, ये राजपूत जो वोटर एग्रेसिव होंगे राजीव प्रताप रूडी के प्रति, तो जो बाकी जो जातियां हैं वो भी कहीं ना कहीं पोलराइज होगी किसी न किसी के प्रति। ठीक है, तो उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे ये लोग, है ना। अब मुसलमान तो खैर यूनाइट है ही लालू यादव के साथ, इसको भी देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा, रोहिणी आचार्य की अगर बात करें तो लालू यादव की बेटी होने के अलावा उनकी और क्या पहचान है? देखिए, लालू यादव की बेटी सबसे बड़ी पहचान है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन आपको याद होगा 2022 में लालू यादव बीमार पड़े थे, तो लालू यादव को किडनी की जरूरत थी। तो लालू यादव को किडनी, सिंगापुर में किडनी का ऑपरेशन हुआ और रोहिणी ने ही लालू को अपनी ये किडनी दी थी। तो आप समझिए भावनात्मक लगाव बात कहां से जा रही है। इस पर बीजेपी वाले अटैक भी कर रहे हैं। बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, उन्होंने अभी पिछले हफ्ते एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जो है कि लालू यादव जो है ना बेटी से किडनी लेकर टिकट दे रहे हैं। तो किडनी जो है ना चुनाव में बड़ा मुद्दा रहेगा, आप समझिए, है ना। अभी रोहिणी आज गई है तो आज उन्होंने कहा भी वहां पर क्षेत्र में कि मैंने पिता को तो किडनी दिया, मैं सारण की जनता को अपनी जान दूंगी, समझ रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो कर रही हैं। तो जो किडनी और बाप बेटी का जो रिश्ता है, जो प्यार है, वो जो है वो इसको जो है ना अलग करता है रोहिणी को। बाकी बच्चे तो जो हैं हर माँ बाप के प्यारे होते हैं, है ना, हर बच्चे का माँ बाप प्यारे होते हैं, लेकिन जो ये किडनी वाला कनेक्शन है ना, ये राजनीति को थोड़ा अलग करता है। तो ये किडनी वाली पहचान जो है ना रोहिणी की, ये राजनीति को एक अलग टेंजेंट पर ले जाने की कोशिश है। अच्छा, रोहिणी की जब भी बात आती है, आखिरी सवाल है, रोहिणी की जब भी बात होती है तो उनकी शादी की चर्चा होती है। क्या था उनका शादी में से, क्या खासियत है कि पिछले रोहिणी की जब शादी हुई थी तो 2002 की बात है। 2002 में रोहिणी की शादी हुई थी। उस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी बिहार की, उस समय नीतीश कुमार नहीं थे। 2002 की बात है, मतलब 22 साल हो गए। रोहिणी 44 साल की हैं, और जब वो शादी हुई थी तो वो पढ़ाई कर रही थी जमशेदपुर में। उस समय जो है जमशेदपुर में MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तो शादी हुई तो पटना के पास में ही एक अरवल है डिस्ट्रिक्ट है ना, तो वहीं के रहने वाले हैं रणविजय सिंह, इनकम टैक्स में अधिकारी थे, तो लालू यादव के पुराने दोस्त रहे हैं। तो उनके बेटे से इनकी शादी तय हुई थी। तो कहानी जो है ना, उस समय जब सिस्टम था, उस समय का जो सिस्टम था, समझिए कि उस समय पूरा लालू परिवार भी यूनाइट था। लालू परिवार मतलब तेज प्रताप तेजस्वी तो छोटे थे, दोनों साले भी साथ थे। हाँ, तो साले साधु और सुभाष वो सब साथ में थे। तो बिहार का वो एक अलग दौर था। 2002 वाला जो दौर था, 2000 वाला दौर था, लालू राबड़ी का शासनकाल वाला, वो एक अलग दौर था। तूती बोलती थी। हाँ, तूती बोलती थे। तो उसमें आरोप लगते हैं, कई किताबें पढ़ेंगे बिहार की राजनीति से जुड़ी, तो उसमें आरोप लगते हैं। उस समय की जो पत्रिकाएं हैं, उस समय के जो अखबार है, उसको अगर खंगालेंगे, पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे, और हम लोग देखे भी हुए हैं, जानते भी हैं कि उस समय क्या था कि उस समय इनकी शादी के लिए पटना के शोरूम से, कहा जाता है कि पटना के शोरूम से नई गाड़ियां जो है ना बारातियों के स्वागत के लिए लाइन लगा दी गई थी। वाह। शोरूम से सोफे आ गए थे, खाने पीने का सामान, कपड़े, ये सब जो है ना उस समय जो है ना जबरदस्ती मंगवा लिए गए थे। अच्छा, जबरदस्ती। तो ये बात 2002 की है, तो वे चर्चा होती है। और पूरा मतलब रोहिणी की शादी में, चूंकि राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी और पहली बेटी की शादी हो चुकी थी, उसमें उतना तामझाम नहीं था, लेकिन रोहिणी की शादी में पूरा तामझाम था। और पूरा प्रशासनिक महकमा, मतलब पूरे बिहार के अफसरों की ड्यूटी लगाई गई थी कार्ड बांटने में। और जो रोहिणी का ससुराल है जहाँ वहाँ उस इलाकों को कैसे चमकाया जाए, रातों रात बिजली आई थी, रातों रात सड़क बना दी गई थी वहां पर। तो इस कारणों से शादी बड़ी चर्चा में रही थी। लेकिन वो जो चर्चा थी कि टाटा सुमो मंगवा लिया गया, बारातियों के स्वागत के लिए सारी नई गाड़ियों का काफिला लगवा दिया गया था एयरपोर्ट से लेके। अब पढ़िए किताब, तो उसमें कई किताबें हैं उसमें जो मिलती है उस दौर की, उसमें बताते हैं कि शादी बड़ी चर्चा रही थी, इसलिए रोहिणी की शादी को लेकर जो है चर्चा होती है। तो रोहिणी आचार्य जो है वो सारण से मैदान में है और कह रही हैं कि अपने पिता को मैंने किडनी दे दी है
और सारण की जनता के लिए तो जान भी दे दूंगी। लेकिन सवाल यही है कि वो जनता का भरोसा कितना जीत पाती हैं, क्या अपनी माँ का बदला ले पाती हैं, क्या अपनी पिता की पुरानी सीट को वापस से कब्जा लेती हैं। ये सारे सवाल हैं। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।